2 जून 2020 है। आज हिंदू एनालिसिस है हमारा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत अच्छे न्यूज़ हैं। बिना मिस किए हम उसे स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, प्राप्ति इस आपके लिए एक ऑफर लाई है। अगर आप यूपीपीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप आज भी पहली बार प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं और आपको डर लगता है कि एग्ज़ाम कैसा निकलेगा, देखिए मार्केट में बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि प्रिपरेशन बहुत हार्ड है, 16-16 घंटे पढ़ना चाहिए। नहीं, ये एक हार्ड स्टडीज़ की जगह स्मार्ट स्टडीज़ के कॉन्सेप्ट में आता है। तो अभी आप हमारा हाइब्रिड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जब हम ऑफलाइन जाएंगे तो आपको यही कोर्स आपको ऑफलाइन में मिल जाएगा बिना एक्स्ट्रा पेमेंट दिए। इसके बैचेस कल से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें नीचे दिए मेल आईडीज़ पे मेल करें। इवन अगर आप मेल के साथ अगर बाकी चीज़ें भी करना चाहते हैं, हमें कॉल भी करना चाहते हैं, तो हमारा स्टाफ आपको कॉल बैक कर लेगा। आप सिर्फ अपना नंबर मेल आईडी पे छोड़ दें और आपको सारी डिटेल दे दी जाएंगी। आज हिंदू एडिटोरियल है। 22 जून 2020 डे है आपका मंडे। बहुत अच्छा दिन माना जाता है। कल आपका सोलर एक्लिप्स था। लोग कहते हैं चीज़ें बनेंगी बिगड़ेंगी, हम कहते हैं कि शॉर्टकट किसी चीज़ का ना लें, मेहनत आप करते रहें, क्योंकि बीइंग ह्यूमंस हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, वो है हार्ड वर्क एंड 100% डेडिकेशन। अगर आपने हार्ड वर्क और 100% डेडिकेशन के साथ अपने काम करते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बिना देरी के मेहनत करें, और मेहनत का अल्टरनेट सिर्फ मेहनत है। अगर आप मेहनत ठीक से करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ न्यूज़ हैं जो न्यूज़ लाइन से मैंने आपके लिए उठा दी हैं, फिर हम 2 एडिटोरियल डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जो हैं। तो पहले इनके बारे में देख लेते हैं। पहले आर्म फोर्स को हमने फ्री हैंड दे दिया है। देखिए एलएसी की कुछ ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पर हम कुछ समझ नहीं पाते, कर नहीं पाते। 1962 से दोनों कंट्रीज़ ने एक पीस ट्रीटी में ये लिखा हुआ है कि 10 किलोमीटर के अंदर दोनों आर्मीज़ एक दूसरे से कोई गोली नहीं चलाएगा, कोई वेपन नहीं आएगा, हैवी वेपन्स नहीं रहेंगे। बट इसका वायलेशन एज इट इज़ होता रहता है। इंडिया इसको बहुत फॉर्मली फॉलो करती है, बट अब हमने ओपन हैंड दे दी। अगर कुछ भी होगा तो हम करेंगे। मणिपुर में इंस्टेबिलिटी चल रही थी, ब्लेम लग रहा था गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वो गवर्नमेंट को सिक्योर करे और वहाँ पर लाइनिंग अपनी करे। कानपुर में एक शेल्टर होम है गर्ल्स का, जहाँ पे 57 गर्ल्स पॉजिटिव हो गई कोरोना की, इसमें कुछ प्रेग्नेंट हैं। ये प्रेग्नेंट ही आई थी। पॉस्को एक्ट जो होता है, चाइल्ड एक्ट है उनकी सिक्योरिटी के लिए, उसके थ्रू ये फीमेल्स विक्टिम हैं, उन लड़कियों को रखा गया है और 57 लड़कियाँ उसमें कोविड पॉजिटिव हैं। इसके बाद देखिए 3000 फ्रेश केसेस आ गए कोविड-19 के। देखिए केसेस कम हो नहीं रहे, वो रेगुलर मैनर में बढ़ते जा रहे हैं, और डे बाई डे केसेस अगर बढ़ेंगे तो एक प्रॉब्लम वाला इशू है। तो हमें अवेक रहना है। कोविड-19 से बचने के लिए हमें प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं, जिस पे आज एक एडिटोरियल भी है। इसके बाद आप देखिए, जब से हमने लॉकडाउन लगाया और अभी भी कर्फ्यू सम सिचुएशन रात में रहती है, तो जो एम्प्टी रोड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा वायलेशन ट्रैफिक का होने लगा है। एक सीरियस कंसर्न है। देखिए हम कोविड-19 से मरे ना मरे, अगर हम ट्रैफिक वायलेशन करेंगे तो इससे भी मर जाएंगे। पीएम केयर फंड दोबारा आरटीआई दाखिल की गई है। देखिए पीएम ने पहली आरटीआर के बाद इनके लिए एक लीगल सीए की एजेंसी, पूरी कंसल्टेंसी एजेंसी हायर कर ली है, जो इनके लिए सपोर्ट कर रही है, काम कर रही है। तो मेरे हिसाब से अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी कि आप ये काम करें। फिर भी इस कंसल्टेंसी एजेंसी को अपना अकाउंटिंग करना है, जो फाइनेंशियल ईयर में अगले साल करके देगी। आरटीआई का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आरटीआई के थ्रू आती नहीं, बट फिर भी है। देखिए क्या जवाब आता है। और महाराष्ट्र ने किया तो पॉलिटिकली हिट है। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल बेटा चाइना से रिलेटेड है। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि भाई हमारी एलएसी में कोई भी चीज़ नहीं हुई, तो उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोग फॉरेन में ले लिया। जैसे चाइना ने कहा भाई वो डरते हैं, वो रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहते, ये नहीं करना चाहते। तो वायलेशन के लिए उन्होंने बहुत बैलेंस स्टेटमेंट दिया। देखिए पीएमओ से पीएम साहब जो भी स्टेटमेंट बोलते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसको बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव मैनर में बोलना चाहिए, बहुत ऑथेंटिफाइड स्टेटमेंट बोलने चाहिए। ऐसे ही 20 लोग हमारे यहाँ से पहले और फिर 23 और मिला के 43 लोग ऐसे इंजर्ड और घायल नहीं हो गए, और उधर से इतने लोग नहीं मर गए। अगर वहाँ पे बॉर्डर क्लैश होता नहीं तो बात क्या थी। बट जाहिर सी बात है, आप अंधेरे में रख रहे हो अपनी कंट्री को, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी। आप चीज़ों को क्लियर करें। और अब 1962 का भारत नहीं है, उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। कुछ एडिटोरियल्स हैं आपको फ्यूज़ करे हैं, कुछ हिंदू के हैं, कुछ प्रीवियस नॉलेज है, कुछ अदर न्यूज़पेपर्स के हैं। तो आज हम बात करेंगे चाइना और इंडिया के रिलेशंस किस लाइन पर हैं और किस टाइमलाइन पे आज ये चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं और कैसे इनको हम पैचअप में ला सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चाइना से रिलेटेड, और चाइना इंडिया के रिलेशन में क्या इश्यूज़ हैं। देखिए 59 जब था, 1959 से इंडिया और चाइना के रिलेशन लगातार ख़राब होते चले गए, और वो ख़राब होते चले गए, अब इनको सही नहीं कर पाए। चाइना जो है पाकिस्तान के साथ मिल रही है, और एक वहाँ के प्रोफेसर हैं कोलंबिया के, उन्होंने बोला है कि अब हमारे साथ प्रॉब्लम्स है, हमें हर चीज़ से संभल के चलना है और इसे सही करना है। जो इंडियन चीफ स्टाफ ऑफ जनरल मनोज मुकुंद थे, उन्होंने भी कहा है कि अब यहाँ पर टू फ्रंट वॉर है, जिसके बारे में हमें सोचना है।
और टू वॉर्स का मतलब ही क्या है, आप देख लीजिए भाई। 1962 में जब वॉर हुई थी तो जवाहरलाल नेहरू ने कृष्णन मेनन के साथ कहा था इंडियन सिक्योरिटी में प्रिंसिपली पाकिस्तान को मिसगाइड कर रहे थे, ये सब चीज़ें थी। 71 में जब हुआ उसके बाद फिर इसको हमने देखा कि भैया चाइना सपोर्ट कर रहा है। अब इस चीज़ को अगर आप यहीं पर काउंटर करें तो आपको क्या बेसिक चीज़ें पता चलेंगी, आप इसे समझिए। देखिए, जब भी इंडिया की वॉर होती है, याद करिए 1962 में वॉर हुई, 65 में दोबारा वॉर पाकिस्तान ने कर दी। ऑल्दो पाकिस्तान हार गया, इट वाज आल्सो बैक्ड बाय चाइना। 1971 की जब वॉर हो रही थी तो पाकिस्तान को बैक करने चाइना आ गया। यही रीज़न था कि चाइना बैक कर रहा था तो हम चले गए, हमारी इंदिरा गांधी चले गई यूएसएसआर के पास और उन्होंने उससे रिलेशन बनाया, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की और तब चाइना को टैकल किया। यूएसए भी उस टाइम पे फेवर करता था चाइना को। तो एक ऐसी सिचुएशन है कि चाइना की हिस्ट्री रही है कि इनिशियली जो हमारे एनिमी नेशन है उनके साथ सपोर्ट करके हमें वीक करने की कोशिश करता है और हम उस चीज़ को देख नहीं पाते। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद देखिए कई चीज़ें हुई, हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। हम ये सारे इश्यूज़ थे जब इंडिया चाइना में मिलने आती है, हम हमेशा पाकिस्तान को गला समझ नहीं पाते, अंडरटेक कर लेते हैं, हम सोचते हैं कुछ नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आज की डेट में भी कई सारे इश्यूज़ हैं। इसके बाद 2 मीटिंग हुई प्रेसिडेंट जिम सिंह के साथ, पहली वुहान में, उसके बाद मामलापुरम में। इन दोनों से सिक्योरिटी पॉलिसी सबके बारे में बात की गई। अब 1962 से हमें लेसन लेना है। 1962 की वॉर हुई तो फ्रेंडलीनेस की बात करते थे, उसके बाद भी इन्होंने उसको अलग किया। चाइना ने 1950s में नेहरू और कृष्णन मेनन ने कहा था कि भैया इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन है वो ख़राब हो रहे हैं। राज थापर उस टाइम पे थे, ऑडिटर जनरल थे सेमिनार के, उन्होंने एडिटर जनरल इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी मिस्टर मेनन की लिखी। उन्होंने कहा कि ये सिंगल मैन थे जो कश्मीर फ्रंट के अपोज थे। इन्होंने कहा कि वो अपॉर्चुनिटेड है, वो एक मूवमेंट देखेगा और पाकिस्तान अटैक कर सकता है। और उन्होंने आगे लिखा कि पाकिस्तान की थ्रेट थी और चाइना की तरफ से नहीं। कृष्णन मेनन ने कहा कि हम कोई चांस नहीं ले सकते। उन्होंने हाई कमीशन पाकिस्तान में राजेश्वर दयाल से भी पूछा, पर इन्होंने कहा पाकिस्तान ऐसी कोई भी वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए। इन्होंने भी कहा ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ हो, तो इन्होंने भी मना कर दिया था। इसके बाद इन्होंने दयाल ने भी बोला कि कुछ नथिंग नहीं डिटेक्ट हो रहा। नेहरू से भी उन्होंने अपने व्यू शेयर किए थे कि ग्रेटर थ्रेट है पाकिस्तान इंडिया के लिए। कृष्णन मेनन रीइंफोर्स टू फ्रैंक अबाउट इट, नेहरू एक्नॉलेज द पार्लियामेंट सून आफ्टर 1962 वॉर, इंडियन डिफेंस डिपोजिशन अनफॉर्चुनेट है। उसके बाद मिसलीड हमने कई बार किया है, कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसे हम समझ नहीं पाए। इंडिया हमेशा मिसजस्ट करता रहा है चीज़ों को, चाइना को अंडरटेक करता रहा है और उसको समझ नहीं पाया और चाइना की चीज़ों को इग्नोर भी करता रहा है। तो आज की डेट में कई सारी चीज़ें, उस टाइम पे जो हमारे इंडियन जहाँ आर्मी चीफ थे उनके बारे में भी बोला गया कि वो बैटल करने से डरते हैं, थापा साहब, या इन्हें बैटल करना नहीं आता, ये डरते हैं इन सब चीज़ों से। देखिए वो एक सिचुएशन था 1962, जिस टाइम पे हम बैटल करते तो भी हम हारते, हमारे साथ प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो ये देखिए इन्होंने ओपनली बोल दिया था कि ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइट अ वॉर। फुल एग्रेशन था। 20 अक्टूबर को लिबरेस एडमिलिट्स ने इंडियन आर्मी फ्रंटियर पे गए, वहाँ पर अटैक किया, गोलवान वैली और इन सब पे अटैक करा चाइनीज़ फोर्सेस ने, इन सब को पकड़ लिया। इसके बाद आज की डेट में ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इनको लेके चलते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर नेहरू के बारे में भी लिखा गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इन सब के बारे में पहले से बोला था जिसे हम नहीं समझ पाए। देखिए आज चाइना का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको अगर आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई चाइना शुरुआत से ऐसे इश्यूज़ लेके चलती है। चाइना का डोमिनेंस यहाँ पर हमेशा बढ़ता रहा है एशिया में हर जगह। तो नेहरू चाइना के रिलेशन थे, ये बिलीव करते थे इनसे ग्लोबल पॉलिसीज़ अच्छी होंगी, बट इनके अपोजिट चले। जो पीस की रिलेशंस थे उनको इन्होंने नहीं समझा। तो कहीं ना कहीं हम इनिशियली मिसलीड करते थे, पर 1962 की कंडीशन और आज की कंडीशन में बहुत अंतर है। अब रिसेंटली जो 1962 में हुआ वो 2022 में 2020 में होगा, तो भाई वो इंडिया तो सेम है नहीं कि उस टाइम की चीज़ों को समझ लेगा। अब यहाँ पे 20 ब्रेव सोल्जर्स हमारे मर जाते हैं, उसके बाद भी यूपी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। अब उसके बाद वहाँ के जो चीफ़ एडवाइज़र है वो हमें राय दे रहे हैं कि इंडिया को जाहिर सी बात है क्वाड नहीं ज्वाइन करना चाहिए। भाई क्यों ना करें, ट्रम्प के साथ G7 मीटिंग को बायकॉट करना चाहिए क्योंकि चाइना को नहीं अच्छा लगा। भाई चाइना को नहीं अच्छा लगेगा तो कि हम अपने रिलेशन ख़राब कर लें सबसे। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमें टाइज़ अच्छे नहीं रखने चाहिए, यूएस के साथ चाइना हैप्पी नहीं होगा। अब ये सारी चीज़ें हमें समझनी है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ सारी चीज़ें करता है, सब कुछ करता है, हम उसके लिए कुछ नहीं कहते। चाइना ने अस्कई चीन को पोजेस कर रखा और धीरे धीरे अपने बॉर्डर बढ़ा रहा है, सीज़ कर रहा है, और हम तब भी शांत रहते हैं, हम कुछ नहीं कहते। और हम अपनी पीस वायलेंसन की कुछ भी करते तो हमें प्रॉब्लम है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में जब हम जाने की कोशिश करते थे इसने लगातार हमारे ऊपर बैन किया। टेररिस्ट ग्रुप की बात थी, मसूद अजहर को लगातार इसने मना किया। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, गिलगित पाकिस्तान
गिलगित बल्तिस्तान से बना रहा है, जो पीओके का पार्ट है, जिसे इंडिया अपना मानता है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है साउथ तिब्बत बोल के, तब भी हम नहीं कहते। चाइना ओपनली मिलिट्री सपोर्ट देता है इनको, उसके बाद भी बिलियन ऑफ डॉलर्स पीओके में लगाता है, कुछ नहीं कहते। चाइना हमारे नेबर्स के साथ मिलकर हमें इंसर्कल करता है, और बिहेवियर अभी जो नेपाल का है वो आपको दिखा ही रहा है। और चाइना पाकिस्तान जो अटैक इनके कहने पर करता है, फायरिंग, वो भी हमें दिखता है। चाइना कहता है कि हम ट्रेड इम्बैलेंस को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, और जो इन्फीरियर गुड है वो यहाँ पर डिम्प करते रहेंगे। हमारे एक्सपर्ट कहते हैं ये भी हम नहीं मानते। रूटेनली यहाँ एलएसी में वो कई सारे मिलिट्री एग्रेशन दिखाता है, हम कुछ नहीं कहते। सितंबर में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनको ढोकला सप्लाई कर रहे थे, उस टाइम पे चाइना ट्रूप जो है चुमूर लद्दाख में अटैक कर रही थी। ऐसी चीज़ें हमारे सामने होती है, उसके बाद भी हम इग्नोर करते हैं। चाइना जो है वो अपनी चीज़ें करती रहती है, हम कुछ नहीं कर सकते, और हम रेड कारपेट बिछा के इनके खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। चाइना सिंगल माइंडेड है, वो इंडिया को घेर रही है, सब कुछ कर रही है। हम वुहान और मलापुरम की सबमिट करते हैं, हम सोचते हैं कि हम ओपन हार्टेड है, हम इनके हार्ट को चेंज कर देंगे, इनकी चीज़ों को बदल देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आज वो टाइम नहीं है जो था। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने कंसर्न को एज इट इज़ लेके चलना चाहिए। गलवान वैली में जो हम अपनी रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसे हम करेंगे, इसको हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे। इनको बुरा लगे अच्छा लगे, हमारी एलएसी हम इसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके बाद हमें देखना है कि हम अपने आप को क्रिएट कैसे करते हैं, वहाँ पर क्या है, हम अपनी स्ट्राइक्स करेंगे। उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम सबको हम प्रोटेक्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। उसके बाद हमें देखना है डिप्लोमेटिक आइसोलेशन चाइना कर रहा है, जैसे करता है क्वाड का सपोर्ट हम लेंगे, डिप्लोमेटिक मूवमेंट चलाएंगे, सब कुछ करेंगे। साउथ चाइना सी में भी हम अपने आप को फैलाएंगे। इसके बाद हमें देखना है चाइना इंपोर्ट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। WHO से हम कहेंगे कि अकाउंटेबिलिटी ले कोविड-19 के स्प्रेड के लिए। हमें हर चीज़ करनी है, चाइना को घेरने की भी कोशिश करनी है, ऐसा नहीं है इनसे डर के आज की डेट में बैठेंगे। कई पॉलिसी मेकर कहते हैं भाई चाइना अपनी पॉलिसीज़ में अलग से रहता है और इसका फंडामेंटल चेंज है, इसको वो करता रहेगा। अगर हम अपने आप को आज बेटा इम्प्रूव नहीं करेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब हम इस चीज़ को कभी भी नहीं कर पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। देखिए, हमें इंश्योर करना है कि एलएसी जो है वहाँ पर पोजीशन जो है इक्विलिटी की बनी रहे। आपको पता होगा कि 6 चाइनीज़ पर एक इंडियन सोल्जर वहाँ पे रहता है, ऐसा क्यों? हम इक्विलिटी की बात क्यों नहीं कर सकते? हम अपनी रोड्स नहीं बना सकते? इंडो पैसिफिक रीजन में हम यूएस के साथ अलाइज करेंगे, इसमें हम काम करेंगे। हम अपनी प्रॉब्लम्स को देकर नेबरहुड का अल्टरनेटिव पोल्स पावर की हमें जो बनानी है हम बनाएंगे। एशियन रीजन में हम देखेंगे भाई चाइना के साथ जो हमारी प्रॉब्लम है बॉर्डर की, किसी और के साथ ना रहे। हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान को ये जितना सपोर्ट कर सकते हैं इकोनॉमिकली करें। हमें देखना है कि हम कैसे अपने को सुपीरियर बनाएंगे और दूसरी कंट्रीज़ के साथ कैसे मिलेंगे। हमें इन 4 स्ट्रेटजीज़ पे भी वर्क करना है। आप ये समझ लीजिए कि अगर हम इन 4 स्ट्रेटजीज़ पे आज वर्क नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पर चाइना में वैसे घेर लेगी। चाइना ऑलरेडी हमारे नेबर्स के साथ है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स का ऑपरेशन आपने देखा ही है, वो चला ही रही है। इससे ज़्यादा हमारे नेबर्स के साथ रिलेशन हमारे बेटर कर रही है, अपने स्ट्रॉन्ग कर रही है, इकोनॉमिक गेन उन्हें दे रही है। नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये ऑलरेडी इनके फेवर में है। इवन म्यांमार भी काफ़ी हद तक इनके फेवर में जा रहा है। आप देखिए म्यांमार में जो रोहिंग्याज मुस्लिम वाला इशू था, उसमें इसने बांग्लादेश को ओपन कर दिया और कहा कि आप दीजिए, हम पैसा देंगे। भाई आप दूसरे की पॉलिटिक्स में इतना इंटरफेयर करते हो, अपनी बॉर्डर खोल देते, अपने यहाँ रख लेते, उनको अपने यहाँ क्यों नहीं रखा? बांग्लादेश को क्यों फंसा रहे थे? तो ये चीज़ें आज नेबरिंग नेशंस को नहीं दिख रही, कुछ इशूज़ हैं, इनको हमें अवेक करना है, हमें जागना और समझना है। तो देखिए कब होता है। इसके बाद अगला एडिटोरियल, चेंजिंग अप्रोच टूवर्ड्स द मास्क यूज़। देखिए कोविड-19 का टाइम है, आज की डेट में मास्क का यूज़ बहुत ज़रूरी है, पर मास्क के यूज़ को हमने मैंडेटरी नहीं, इंडिविजुअल चॉइस की तरह डाल दिया है। जब लॉकडाउन था तो मैंडेशन था और इसको नहीं लगाने पे पनिशमेंट था। आज मास्क का यूज़ लोग नहीं करते, फैशन के लिए करते हैं। कुछ लोग फैशन में भी नहीं करते, कुछ लोग लगता है यार फैशन के बाहर है, वो नहीं पहन रहा, हम क्यों पहने। देखिए कोविड-19 के केसेस बहुत ख़तरनाक हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इनको बढ़ाना नहीं है, घटाना है, तो हमें मास्क की हैबिट डालनी है। अगर आप मास्क पहनते हैं तो हमें 110% फ़ायदा होता है, तो मास्क पहनने की आदत डालनी है। WHO भी इसकी बात कर रहा है कि अगर आप मास्क पहनेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। तो मास्क पहनना स्टार्ट रखना है और इसको हमें बिल्कुल ब्रेक डाउन नहीं करना। मास्क पहनते हुए हमें सारी चीज़ें करनी है और इसकी हैबिट हमें डलवानी है। इसकी हैबिट तभी डलेगी जब हम सब लोग एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, मास्क पहनेंगे। और मास्क सिर्फ इसमें नहीं, कोई भी इन्फ्लुएंजा डिजीज़ होगी उससे आपको बचा सकता है, लोगों को इन्फेक्शन नहीं होगा। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करें, इसके बिना आपके काम वैसे ही नहीं चलेंगे। तो आपको प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है, तो आप अपना प्रोटेक्शन करिए। अगर आप प्रोटेक्शन करेंगे तभी आपकी चीज़ें हो पाएंगी, इस चीज़ को आपको समझना है। इसके बाद आप देखिए लॉकडाउन में एक मैंडेटरी रूल बना दिया, महाराष्ट्र, यूपी, इन सब में मास्क कंपलसरी कर दिया गया था। लॉकडाउन के रूल्स में भी ऐसी चीज़ें की गई थी। अब क्वेश्चन है जो हमारे साथ है, क्या अप्रोप्रिएट मास्क प्रैक्टिस हमारे यहाँ है जो हम दिखा सकते हैं? क्या हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि स्ट्रेटजीज़ हर जगह चलेंगी? क्या हम मास्क वेयरिंग को एक हैबिट में नहीं डाल सकते? ये सारी चीज़ें हमें सोचनी है और हमें करना है। देखिए आज की डेट में टाइम है, बहुत क्रूशल टाइम है।
टेस्ट ट्रैक एंड ट्रेस सारी चीज़ें चल रही हैं। हमारे यहाँ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्वारंटाइन करना सब कुछ अलग इशू है। बीमार मास्क पहने वो सब ठीक है, बट हमें भी मास्क की हैबिट डालनी है। केसेस हमारे यहाँ डेली बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग साइट हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन हम रख नहीं सकते, इकोनॉमिक क्रैशेज हो जाएंगे। सारी चीज़ें सोचते हुए अगर हम हर चीज़ को ओपन कर रहे हैं तो हमें आज सोचना पड़ेगा हम इसे कैसे आगे बढ़ा रहे हैं और कैसे चीज़ों को करेंगे। तो इसके बारे में सोचते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हैं और चीज़ें करते हैं। देखिए आगे रिजल्ट क्या आता है। पर मास्क वेयरिंग की हैबिट डालनी है। देखिए हम सब एक दूसरे के ग्रुप में पहने और एक दूसरे को मोटिवेट करें तो शायद जो शाय करता है वो भी पहने, क्योंकि हर इंडिविजुअल शाय करेगा तो मास्क नहीं पहनेगा। मास्क वेयरिंग एक हैबिट है और इस हैबिट को हमको डालना ज़रूरी है। अगर हम इस हैबिट को डालेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। अगर हम इस हैबिट को नहीं डालेंगे तो हमारे साथ हमेशा एज इट इज़ दिक्कतें रहेंगी। तो आप भी कोशिश करिए कि मास्क वेयरिंग आप करते रहें, क्योंकि मास्क वेयरिंग इकलौता एक ऑप्शन है जो आपको फ़ायदा देता है, नुकसान नहीं देता। तो आपको कोशिश करें कि आप मास्क वेयरिंग करें और मास्क वेयरिंग ही से आपको फ़ायदा होगा। तो बिना देरी के हम कोशिश करते हैं कि मास्क वेयरिंग हम लोग करते रहें, और इसके बिना चीज़ें नहीं चलेंगी। तो हमें कोशिश करनी है कि हम मास्क वेयरिंग करें और मास्क वेयरिंग के साथ अपनी चीज़ों को हम लाइनअप करें, क्योंकि लाइनअप करना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। अगर हम चीज़ों को लाइनअप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। और मास्क वेयरिंग एक दिन का काम नहीं है। अगर आप सोचें कि एक दिन में आप मास्क वेयरिंग करके कोई भी काम कर लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। मास्क वेयरिंग आपको एक हैबिट में डालना पड़ेगा, और ये हैबिट आप तभी डाल पाएंगे जब लोगों को मोटिवेट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। जो थोड़ा हार्डकोर है आप नहीं करते हैं, बट अगर एक बार हैबिट पड़ जाए तो आप इसको करेंगे। देखिए इंटरनेशनली जितनी कंट्रीज़ मास्क वेयरिंग को फॉलो कर रही हैं और 100% उनके यहाँ मास्क वेयरिंग चल रही है, वो कंट्रीज़ आज की डेट में इंप्रूव हो रही हैं। तो अगर आप मास्क वेयरिंग को फॉलो करते हैं और इनको चलाते हैं तो देखिए मास्क वेयरिंग की हैबिट कम से कम आपके इन्फेक्शन को 40% डाउन कर देती है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें कोशिश करनी है मास्क वेयरिंग करें और चीज़ों को आगे अपडेट करें। तो कोशिश करिए, इलनेस से बचने के लिए मास्क वेयरिंग करिए। आज का लेक्चर इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।